हेलो। हाँ जी अमनदीप। तो नेक्स्ट है कि हमारा जो ई कॉमर्स है उसके कुछ इशूज हैं, चैलेंजेस हैं, ठीक है ना, कि वो हमें अगर फॉलो करना है तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। पहला है कि लैक ऑफ सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी एंड प्राइवेसी। बिजनेस सिक्योरिटी के चांस मतलब सिक्योरिटी कम होती है, रिलायबल नहीं है, ठीक है ना, सिक्योर नहीं कंसीडर किया जाता, क्योंकि जो क्लाइंट सर्वर के बीच में एक्टिविटी होती है, हम जो हमारा डाटा ट्रांसफर होता है, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि कई बार डाटा हैक हो जाए, है ना। तो डाटा हैक हो जाएगा तो हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन का यूज कर सकता है। तो ये मतलब इश्यूज हैं इसके, है ना। सिक्योरिटी है, हम कह नहीं सकते कि, क्योंकि ऑनलाइन डाटा कभी भी हैक हो सकता है, वो कभी भी एज ए रिलायबल कंसीडर नहीं किया जाता। जब तक है वो उसकी प्राइवेसी है तो है, सिक्योरिटी है तो है, बट जिस दिन हैक हो गया तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन हैक हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए लैक ऑफ ट्रस्ट कंसीडर किया जाता है कि जो अ, आम पब्लिक है ना, कॉमन पर्सन इस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता। ठीक है, एज ए बिजनेस इसका यूज़ किया जाता है, कंज्यूमर भी अपना या कस्टमर इसको यूज़ करते हैं वैसे तो, बट हर एक बंदा ट्रस्ट नहीं करता। तो क्योंकि जो कंपनी है वो तो अपना डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल वगैरह का यूज़ करते हैं, ताकि जो उनके यूजर इंफॉर्मेशन को सेंड करेंगे वो डाटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड होएगा। बट जो हमारे सिंपल, अगर हम एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह की बात करते हैं तो हमारी तरफ से कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं होती जब हम हमारे फ़ोन से या सिंपल लैपटॉप से पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, है ना, या कोई भी प्रोसेसिंग करते हैं। आगे लैक ऑफ लीगल इश्यूज में कि फॉर एग्जांपल अब देखा जाए तो हमारी इंफॉर्मेशन किसी एक स्ट्रेंजर के पास है, अननोन पर्सन के पास हमारी इंफॉर्मेशन चली जाती है, ठीक है ना। अब हमें एग्जैक्ट थोड़ी ना पता है कि हम किसको पे कर रहे हैं, जस्ट हमारे पास एक लिंक होता है कि आप उस पर क्लिक करते हो पेमेंट करने के लिए। अब आगे वो उसको कौन हैंडल कर रहा है, किस टाइप का पर्सन उसको हैंडल कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कंट्री टू कंट्री कुछ लॉज होते हैं, साइबर लॉ, वो चेंज होते हैं, ठीक है ना, वो भी क्लियर नहीं है हर एक जगह पर। जैसे हमारे इंडिया में ऐसी कोई साइबर सिक्योरिटी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो ये भी एक इशू है जो फेस करते हैं जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं। टैक्स इशूज आ जाते हैं ऑनलाइन, सारा आपका जो ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, तो उसको ट्रैक करना इजी हो जाता है। क्योंकि अगर हम पेमेंट ऐसे ही देते हैं किसी पर्सन को, अब वो भी आपको जो रिसिप्ट दे रहा है, इनवॉइस जनरेट करके दे रहा है, वो कितने की दे रहा है, वो वही है ना, क्या पता वो ब्लैक में दे रहा हो, नहीं हमें पक्का बिल बोलते हैं जिसका ना, वो नहीं दे पा रहे हो, जिस पर सारा जीएसटी ये वो सारा कुछ लिखा होता है, जस्ट एक रिसिप्ट दे देते हैं, तो उससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाती। बट जब आप ऑनलाइन पे करते हो तो सारी पेमेंट की इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है, ठीक है ना। बैंडविड्थ का भी इशू आता है, हर एक जगह बैंडविड्थ नहीं है। बैंडविड्थ तो अब जैसे अपने ऑनलाइन एग्जाम हुए थे तो बच्चे छोटे छोटे पीडीएफ को अपलोड नहीं कर पा रहे थे कि हमारे यहाँ तो नेट नहीं चलता। तो एक ट्रांजैक्शन तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, अगर वो बीच में ही ब्रेक हो जाए, ऐसा हो सकता है कि हमारे अकाउंट से पैसे तो डेबिट हो गए हैं, ठीक है ना, आगे क्रेडिट ना हो, फिर वो हफ्ता 10 दिन निकल जाता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर वो दोबारा पैसे आपके अकाउंट में आते हैं इस टाइप से, है ना। तो बैंडविड्थ भी बड़ा इशू है ऑनलाइन के लिए। एक अच्छी बैंडविड्थ का होना, यानी कि इंटरनेट की स्पीड, ठीक है ना, वो होनी जरूरी होती है। तो वो भी हमारे देश में तो एक प्रॉब्लम ही है। रूरल एरिया की बात की जाए तो वहाँ तो बहुत इशू है इससे लेकर। टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन हो सकती हैं, ठीक है ना, कोई ऐसे मतलब आप ये कह सकते हो कि हर एक जगह किसी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम टेक्निकल में भी पीछे ही है, ठीक है ना।
नॉलेज नहीं है लोगों को, लोग डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते, ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। मतलब ऑनलाइन पेमेंट तो बहुत दूर की बात है, कुछ लोग तो एटीएम से भी पैसे नहीं निकाल सकते अपने आप। तो वो ऑनलाइन कैसे पेमेंट करेंगे, या ऑनलाइन प्रोडक्ट को कैसे परचेज करेंगे या सेल करेंगे। लैक ऑफ पर्सनल टच होता है कि हमें फील नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता कि जो प्रोडक्ट हमने लिया है वो एग्जैक्ट में वही है या नहीं है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ऑर्डर किसी प्रोडक्ट का दिया जाता है, मिल कुछ जाता है, ठीक है ना। तो वो जो फ्रॉड जो पहले बहुत ज़्यादा होते थे, अब तो खैर इतने नहीं होते, है ना। हाई लेबर कॉस्ट हो सकती है। बट ये है ना, ई कॉमर्स को में भी कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको सेटिंग करनी पड़ती है, मेंटेनेंस करनी पड़ती है। जैसे वेबसाइट होगी उसके लिए आपने इंटरनेट का यूज़ करना पड़ेगा, एक टीम डेवलप करनी पड़ेगी जो आपके डाटाबेस को हैंडल करेगा, क्वेरी को हैंडल करेगा, तो उस टाइप से। टेक्नोलॉजी कॉस्ट आ गई बहुत से। अ, वही है ना, कुछ प्रोडक्ट्स हम ऑनलाइन नहीं परचेज कर सकते, स्किल्ड पर्सन नहीं है हम उस टाइप के जो एज ए टेक्निकल काम कर पाए, ठीक है ना। ना ही पर्सन अपने आप खुद एक कस्टमर बेस पर काम कर सकता है। इंडिया में इसके प्रेजेंट एंड फ्यूचर्स को क्या है, वैसे अगर हम जनरल बात की जाए तो इंडिया में ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना। हर एक बंदा ऑनलाइन परचेज करना ज़्यादा मतलब सोचता है कि बेटर है उसके लिए। उसका रीज़न है कि एक तो थोड़ा सा पेमेंट करने में ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है ना, कि आप EMI बनवा लो, या कुछ कार्ड्स पे स्पेशल ऑफर दे दिया, तो उससे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट को परचेज करने में, ठीक है ना। तो प्रेजेंट तो देखा जाए वैसे तो बढ़िया है। अभी तो इतना कुछ होने के बाद भी अगर हम वैसे एग्जांपल ले लें, लास्ट ईयर चाइना का बड़ा बायकॉट किया गया था, उसके बावजूद भी लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, क्योंकि हर एक बंदा अपना पर्सनल बेनिफिट देखता है, कंट्री के बारे में कोई नहीं सोचता। अच्छा, दूसरा इसमें कि सबसे बड़ा जो हमारे देश में ई कॉमर्स का है, जो लिटरेसी है ना, खासतौर पर अर्बन या सिटीज वगैरह में, है ना, तो उसमें लोगों को नॉलेज है, चाहे रूरल एरिया में वो चीज़ नहीं है, बट हमारा जो लिटरेसी मतलब एक रेट है वो, और रूरल एरिया की पॉपुलेशन मतलब तो एजुकेशन हर एक जगह फैल गई है। तो एजुकेट जितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे वो कंप्यूटर को उतने इजीली हैंडल कर सकते हैं, या स्मार्टफोन को, ठीक है ना। तो वो इन चीज़ों को फॉलो करना ज़्यादा बेटर समझते हैं, ठीक है ना। इंटरनेट का आ गया है कि मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो लोग मतलब ज़्यादा ऑप्शन दिए जा रहे हैं आजकल। अब 5G पर टेस्टिंग चल रही है, तो उससे स्पीड और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। अगर हम कंप्यूटर या लैपटॉप की बात करें तो अ, अगर 15-20 साल से कंपेयर किया जाए तो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप बहुत सस्ते हो गए हैं आजकल, ठीक है ना। ये इंटरनेट 3G लिखा है यहाँ, तो आप 4G 5G आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। जो प्राइस होता है ये कम ही मिलता है जो फिजिकल आउटलेट के कंपैरिजन में। अगर हम देखा जाए तो जो आप ऑनलाइन परचेज करोगे, तो वो अगर हम किसी लोकल डीलर से परचेज करते हैं वो प्रोडक्ट, खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो वो हमें महंगा पड़ता है लोकल डीलर से। तो जो ऑनलाइन होते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ हर बार या तो सेल लगी होती है ना, खास तौर पर किसी फेस्ट के आसपास, न्यू ईयर का एग्जाम्पल ले लो, या दिवाली ऑफर आ गए ये वो करके, ठीक है। ऑनलाइन क्लासिफाइड साइट्स यानी कि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन साइट्स कह सकते हो, या एज ए बिजनेस कह सकते हो, ठीक है ना। अमेजोन है, या आपका फ्लिपकार्ट है, या और भी बहुत आते हैं, तो उनके थ्रू मतलब ये एक ट्रेंड है जो बढ़ता ही जा रहा है, तो जितना ही बढ़ेगा
उतनी ही ज़्यादा इसकी मार्केट होगी, उतनी अच्छा फीचर कह सकते हो। तो इसमें भी वही लिखा हुआ है कि बहुत सी कंपनियां ट्राई कर रही हैं, एडवांटेज ले रही हैं इंडिया में, ठीक है ना, इन चीज़ों का, क्योंकि इंडिया में अभी जो कुछ टाइम से इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ गई है। दूसरा, जो पहले फ्री के ऊपर आए थे इंटरनेट को लेके लोग, तो आदत हो गया है ना एक तरह से इन चीज़ों की, तो सारा काम वो ऑनलाइन ही पसंद करते हैं, परचेज करना, सेल करना या मार्केटिंग हिसाब से। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ईडीआई क्या होता है? जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, वो हम उसको बोलते हैं ईडीआई, ठीक है ना। उसके लिए आपके पास एक इंटरनेट होना चाहिए या वैन होना चाहिए। वैन इज आल्सो पार्ट ऑफ इंटरनेट, ठीक है ना, सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं हम एक डॉक्यूमेंट का, जो मतलब डिटेल को कंप्यूटर ही किया जाता है, उसमें पर ह्यूमन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लिया जाता है कि हम इस तरह से एक इनवॉइस जनरेट करेंगे, उसके बेस पर ही इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा। तो जो इंफॉर्मेशन शेयर होगी वो आपकी ईडीआई होगी, ठीक है ना। ईडीआई का मतलब है कि जब हम एक प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे और दो कंप्यूटरों के बीच में डाटा को शेयर करेंगे। अब वो दो कंप्यूटर भी हो सकते हैं, मोर देन टू भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एटलीस्ट दो तो होंगे ही ना। शेयरिंग तभी होगी कंप्यूटरों के बीच में जब हमारे पास दो कंप्यूटर हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपके पास इंटरनेट का होना जरूरी है। ये कुछ ईडीआई के स्टैंडर्ड हैं जो फॉलो किए जाते हैं वर्ल्ड में, उनके बेस पर बनाए हुए हैं वो, ठीक है ना। अब देखो इस तरह से ईडीआई डॉक्यूमेंट जनरेट किया जाता है। इनवॉइसेस हो गया, छोटा सा एग्जांपल है। जब आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो आपका जो ऑर्डर जनरेट होता है ना, वो एक इनवॉइस है ना। तो हर एक कंपनी ने जो भी एक फॉर्मेट फॉलो किया हुआ है, फॉर एग्जांपल उसमें प्राइस दिखाया जाता है, सी जीएसटी होती है, जी एस जीएसटी होती है, ये होकर के जो भी इनपुट होते हैं ना, तो तब जाके आपकी टोटल अमाउंट होती है। या फिर ईएमआई, आप ईएमआई के थ्रू आप ले रहे हो तो अगर उस पर कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, वो अमाउंट उसमें ऐड हो जाती है। तो जो इनवॉइस है उसके लिए एक फॉर्मेट हो गया ना, कि आपने एक प्रोडक्ट परचेज किया है, उस पर इतना जीएसटी वगैरह लगेगा, तो आपका वो जनरेट होएगा ना। ये जो फाइनेंशियल कोई लेटर जनरेट करना है ना, ट्रांजैक्शन बिल हो गया, कोई ट्रांजैक्शन आपने की है उसका बिल आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। एक्नॉलेजमेंट फीडबैक हो सकता है। मतलब आपने देखा होगा ना कि एक छोटा सा एग्जांपल है, जब भी हम कोई ऐप यूज करते हैं तो वो पूछते हैं रेट अस, है ना। तो उस पे स्टार से बने होते हैं कि आप कितने स्टार दोगे 5 में से। तो वो भी एक तरह से एक्नॉलेजमेंट या फीडबैक होता है, ताकि उनको पता चल जाए कि हमारी सर्विस मतलब कैसी है और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अगर पब्लिक अच्छे से उसका फीडबैक दे, ठीक है ना। क्लेम्स वगैरह भी उसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। क्लेम अलग अलग वे में हो सकता है, ठीक है ना। आप किसी प्रोडक्ट के लिए क्लेम करते हो, या आपके प्रोडक्ट जो आपने परचेज किया है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके लिए भी क्लेम का प्रोसेस फॉलो किया जा सकता है। ये जो कौन कौन से होते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी हो गया ना, कोई भी किसी भी स्टेट की या सेंटर की एजेंसी है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आधार कार्ड वगैरह जनरेट किए जाते हैं, ठीक है ना। कोई इंडस्ट्री है, बैंकिंग उसका एग्जांपल है। बैंकिंग होती है आजकल, मतलब डाटा मनी ट्रांसफर हो गया, या आप बिल पे करते हो तो भी आपका कहीं ना कहीं बैंक से कनेक्शन होता है ना। रिटेलिंग मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है उससे रिलेटेड, या इंश्योरेंस कंपनी है, हेल्थ वाले हो गए, ऑटोमोबाइल वाले हो गए। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स
प्रोडक्ट पे ही काम होता है अगर हम देखें, ठीक है ना। तो ये इसके यूजर है। अब ईडीआई प्रोसेस फॉलो कैसे होएगा? मान लेते हैं ये हमारा एक सेंटर है, ये रिसीवर है, बीच में कोई थर्ड पार्टी है जो हमें गेटवे प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। हम पेमेंट हमेशा गेटवे के थ्रू पे करते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी के थ्रू पे करते हैं। अगर आप अपना गूगल पे पे देखोगे या भीम ऐप पे देखोगे तो बीच में एक बैंक ऐड होता है जो हमें सर्विस देता है एक तरह से। जरूरी नहीं है हमारा बैंक ही हमें ऑनलाइन ये सर्विस दे रहा है, वो हो सकता है वो किसी और बैंक की हेल्प ले रहा हो, ठीक है ना। तो जो सेंडर है उस पर क्या होता है कि बिजनेस ऐप सिस्टम है, यानी कि सेंडर के पास उन्होंने क्या अपनी ऐप डेवलप की हुई है बिजनेस के लिए, जो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। अब ईडीआई ट्रांसलेटर क्या होता है कि जो एक कॉमन फॉर्मेट प्रोवाइड करके देगा, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग ईडीआई डॉक्यूमेंट इनटू ईडीआई फॉर्मेट, यानी कि एक स्टैंडर्ड जब आपका इनवॉइस जनरेट होएगा तो उसको अगर आप एक फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना, तो कॉमन स्टैंडर्ड का मतलब होता है ना कॉमन, कि ताकि जो इस साइड बैठा है बंदा वो भी इसको मतलब कि एक्सेस कर पाए। जो उसका ईडीआई ट्रांसलेटर होगा वो जब एक प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा वो तभी उसको एक्सेस कर पाएगा, रीड कर पाएगा उस डाटा को और आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएगा, ठीक है ना। मान लो अगर डाटा ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोटोकॉल का यूज किया जा रहा है और अगर दूसरी साइड पर वो प्रोटोकॉल फॉलो ना किया जाए तो हमारा डाटा ट्रांसफर नहीं होता। छोटा सा एग्जाम्पल है, टीसीपी आईपीसी यूज होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि जो आपके नेटवर्क में पैकेट बन के जाते हैं तो वो कॉमन बन के जाए, ठीक है ना। तो उसकी साइड से जाएंगे, सेंडर की साइड से उन रिसीवर उनको इजीली रीड कर पाए, ठीक है ना। बीच में आप में एक थर्ड पार्टी का यूज करेंगे, गेटवे या इंटरनेट जो भी आपका होगा, वो किस टाइप की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है वो डिपेंड करता है किस पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है ना। देखो इसमें एग्जांपल डाला हुआ है जैसे वैल्यू एडेड नेटवर्क का या डायरेक्ट कनेक्शन वाईएएस2 या वेब ईडीआई2, ये जो भी है मतलब इनकी हेल्प से हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रोटोकॉल है trading partner receiving the file, the receiver translate the file from the EDI standard format to a file that is usable by their own, है ना। कि जो हमारा इस साइड में पर्सन होएगा वो एक फाइल को रिसीव करेगा और उसको चेंज करेगा इसमें जो कि यूजेबल होएगी, मतलब कि जो रीडेबल की फॉर्म में, ठीक है ना। बीच में उसमें सिक्योरिटी पर्पज के लिए उसका कोई फॉर्मेट चेंज कर दिया गया, उसको इंक्रिप्ट किया गया, जो भी किया गया, लेकिन वो रिसीवर एंड पे तभी रीड होएगा ना जब उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लाया जाए, ठीक है ना। तो ये किया जाता है। एक्नॉलेजमेंट जनरेट किए जाते हैं। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कि कोई मैसेज देना ताकि जो सेंडर है उसको पता चल जाए कि रिसीवर ने डाटा को एक्सेस कर लिया है। तो ये भी इसका प्रोसेस है। एक्नॉलेजमेंट प्रोसेस सबसे लास्ट प्रोसेस होता है ताकि जो सेंडर है उसको कंफर्म हो जाए कि उसका डाटा सिक्योरली एक्सेस हो गया है, उसमें कोई मतलब किसी ने उसको हैक नहीं किया, उसको बीच में यूज नहीं किया गया, तो वो हमेशा रिसीवर साइड से दिया जाता है। आज बच्चे कुछ पूछ रहा है? नो सर।